अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जो भी स्टूडेंट एमए फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इग्नू के असाइनमेंट्स है उसका जो 30% वेटेज होता है, आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे मार्क्स होते हैं उसमें कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो इससे पहले जो है MPS 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और नोट्स के लिए मैंने बताया भी है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो आपके सॉल्व असाइनमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसका, ठीक है। और आप यहाँ से भी जो स्क्रीन है यहाँ से भी आप प्रॉपर लिख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ से आप PDF ले सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जुलाई 2024 वाले सेशन के हैं उनका असाइनमेंट सबमिट होना है। 31 लास्ट डेट है, 31 मार्च लास्ट डेट है। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने MPS 1 का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो और आपने अभी नहीं बनाया असाइनमेंट्स, तो आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप MPS 1 का बना सकते हैं असाइनमेंट, और ये आपका MPS 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आप असाइनमेंट्स बनाओगे तो उसमें ना फर्स्ट पेज आपका नेम वाला होगा, जो कि ये है। ये वाला जो है पेज ये आपका पहले लगेगा, ठीक है। इसमें आपके सारी इन्फॉर्मेशन फिल किए जाएंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर टेस्ट करोगे। और फिर जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है ये है, और इसमें आपको कोई 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, पूरे 10 नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, और जिसमें से आपको जो 10 है आउट ऑफ 10 आपको 5 करने हैं। चाहे आप पार्ट 1 से 3 कर लो, 2 कर लो, या फिर आप जो पार्ट सेकंड है वहाँ से आप कर लो, ठीक है। लेकिन आप एक ही पार्ट से सोचोगे कि 5 कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि जो है आपको जितने भी पार्ट है, ठीक है, प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है साफ साफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, और जो ये इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, और वैश्विक राजनीति, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बताया गया है, फिर वैश्विक राजनीति के बारे में बताया गया है। आप इसको अपने वर्ड में इसको लिख सकते हो, प्रॉपर बना के इसको सेंटेंस क्रिएट करके आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। बस आपको ना चीज़ों को समझना है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी वे में है, और आप चाहो तो ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अपने वर्ड में लिखो। फिर यहाँ पे इसके जो तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बताया गया है कि कैसे इनके बीच में संघर्ष और सहयोग का एक अलग ही स्वरूप दिखता है। नियम कानून संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं का कैसा उदय होता है यहाँ पे, कैसे किस तरीके से यहाँ पे फिर है नए अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं का उदय, कि यहाँ पे जो नए अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता है उनका कैसे यहाँ पे उदय होता है। जैसे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, जैसे NGOs है, नागरिक समाज है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे हमें लिखना है। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है। इसमें ना आपको 500 वर्ड में बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ड लिमिट है वो 500 होनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और शॉर्ट्स आंसर के लिए जो है जो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन वाले हैं ना, जो पार्ट बी, और जो पार्ट बी है, जो पार्ट सेकंड है, और जो पार्ट सेकंड है उसमें 250 वर्ड बोला गया है लिमिट, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिद्धांत, जो ये डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके बारे में बोला गया है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना उसको बताओ। तो यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कॉल फेरी है, जो आर्थिक तकनीकी निर्भरता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का असंतुलन, राजनीति का सामाजिक प्रभाव क्या है इसका, नीति और विकास के वैकल्पिक मार्ग कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद जो ये थ्योरी है इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में भी आप बताओगे, और इसका क्या क्या यहाँ पे योगदान है वो भी आप यहाँ पे बताओगे इसको। फिर आप यहाँ पे इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया उदारवाद की मुख्य अवधारणा क्या है। जो लिबरलिज्म है इसकी जो अवधारणा है वो क्या है, और ये जो है ये रियलिज्म से कैसे डिफरेंट है। जो लिबरलिज्म है ये रियलिज्म से कैसे डिफरेंट है।
रियलिज्म जो यथार्थवाद है ना, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो रियलिज्म का जो है एक अलग ही टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप डिपेंडेंसी थ्योरी को भी वहाँ से ही समझ सकते हो, वहाँ एक अलग से ही वीडियो दिया गया है। तो इसमें जो है सहयोग, आपसी निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नियम का महत्व, लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में बात की गई है। इसके अलावा नागरिक समाज और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका कैसे होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय अधिकार और नैतिकता, इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। अब बात करें कि इसमें डिफरेंट इन दोनों में डिफरेंट क्या क्या है, ठीक है, एक दूसरे से ये डिफरेंट कैसे है। तो प्राथमिकता में अंतर का मतलब ये है कि जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद में ना सुरक्षा, सैन्य शक्ति और जो सत्ता का जो संतुलन होता है ना, वो प्राथमिक तत्व होता है। जबकि जो उदारवाद है, वहाँ पे बोला जाता है कि इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रधानता यहाँ पे दी जाती है। इसके साथ ही सहयोग और संवाद में भी यहाँ पे बोला जाता है कि जो रियलिज्म है वो ये बोलता है कि राज्य स्वार्थ, जो राज्य का जो होता है ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है और वो केवल तभी सहयोग करता है जब उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट में हो रहा है। जबकि जो उदारवादी है वो क्या मानते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग से ही हम दीर्घकालिक शांति और विकास कायम कर सकते हैं। जबकि रियलिज्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमें तो अपने हित के बारे में सोचना है, सेल्फ इंटरेस्ट पहले है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, कि यहाँ पे ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या क्या यहाँ पे भूमिका है। नैतिकता और कानून, इसके साथ ही उदारवाद के लाभ एवं समकालीन प्रासंगिकता, यानी कि अभी इसका क्या है, इसकी प्रासंगिकता कितनी है। उसके बाद इसको भी आप कंक्लूड कर दोगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक क्रम को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। जो आपका ग्लोबल ऑर्डर है, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि कैसे उसमें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए गए, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो मानदंड है, जो पॉलिसीज़ है, उन सबको इसमें ना इंक्लूड किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि उसको कैसे सीक्वेंस बाय एक्सप्लेन करना है हमें, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो ये परिभाषा दिया है जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद है इसका एक सीक्वेंस वाइज दे दिया गया है, देखो। फिर उसके बाद हम इसको सीक्वेंस वाइज हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि जो आज का जो वैश्विक क्रम है बहुत ज़्यादा एक जटिल और बहुपक्षीय और बहुआयामी व्यवस्था है, जिसमें कि पारंपरिक शक्ति और क्षेत्रीय संगठन, उभरते आर्थिक और तकनीक खिलाड़ी सभी यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। तो इसमें बहुपक्षीयता और सहयोग, शक्ति का पुनर्वितरण, तकनीकी और संस्कृति आयाम, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार की आवश्यकता, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका भी हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से किस प्रकार अलग है। जो आपका कॉलोनियलिज्म है और जो इंपीरियलिज्म है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखो, जो उपनिवेशवाद है उसका मतलब क्या होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करे और उसकी जो राजनीतिक है, उसकी जो आर्थिक है, सामाजिक संसाधन है, हम उसका ना बहुत ज़्यादा यूज करें और उसको मतलब किसी भी तरीके के उसको अपने अंडर में हम ले आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देश है, देश की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसमें ना समाप्त हो जाती है। हम उसका आर्थिक दोहन करते हैं ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम यूजेस करते हैं वहाँ की चीज़ों को, और जो पूंजीवादी विस्तार है हम उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ना केवल हम डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे हम इनडायरेक्टली तरीके से हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। जो हमारा राजनीतिक दबदबा है या फिर आर्थिक निर्भरता या सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से हम किसी दूसरे देश पे अपना वर्चस्व कायम करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। फिर मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, जो मार्क्सवादी अप्रोचेस है, उसके बारे में आप लिखोगे। शोषण का तंत्र, आर्थिक असमानता, जो संरचनात्मक निर्भरता है, ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक नियंत्रण, अधीनता, उपनिवेश और जो साम्राज्यवाद है, इसमें आप फिर डिफरेंस बता दोगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और फिर यहाँ पे फिर आप इसका एक कंक्लूजन दे दोगे। तो ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए, इसमें से आप देख लेना आपको जो अच्छा लगे। ये पार्ट ए में 2 अच्छा लगे तो 2 कर लो, 3 अच्छा लग रहा है 3 कर लो, पर 3 से ज़्यादा आप मत करना, ठीक है, क्योंकि फिर आपको पार्ट बी में से भी करना है। फिर यहाँ पे है
शॉर्ट नोट्स आ गए। जो आपका पार्ट बी है यानी सेकंड है, इसमें सुरक्षा समुदाय को डिफाइन किया गया है कि जो सुरक्षा समुदाय है उसको पहले अच्छे से उसकी परिभाषा बताओ, उसकी क्या क्या विशेषता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अभी आपको ना 250 वर्ड में ही लिखने हैं, तो आप ज़्यादा पेजेस मत भरना, ठीक है, और टू द पॉइंट ही लिखो। अच्छे आंसर एक प्रिपेयर करके रखो वहाँ पे, ताकि जो सामने वाला है वो देख के आपको मार्क्स दे, अच्छा लगे उन्हें, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो फिक्स की गई है। तो यहाँ पे आप बता दोगे पूरा, ठीक है। जैसे एआई है, एआई के बारे में भी पूछा गया है कि जो एआई है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसमें क्या है, तो आप उसके बारे में भी बताओगे, ठीक है। फिर हेजमनी के बारे में भी है। यहाँ जो पार्ट बी है, यहाँ से आप 2 या 3 कर सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये है सारे, ये एक्सप्लेन कर दिए पॉइंट, और आपको जो सूटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर लो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद, क्या है नारीवाद, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर नया शीत युद्ध कि जो शीत युद्ध है, नया शीत युद्ध, देखो शीत युद्ध और नया शीत युद्ध दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कोल्ड वॉर था वो तो हुआ था आपका 1945 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो नया शीत युद्ध है, जो न्यू कोल्ड वॉर है, उसका जो एरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उस यहाँ पे ना अच्छे से उसको लिखा गया है, आप इसको पढ़ना और अपने पॉइंट में भी इसको कन्वर्ट करके लिख देना, ठीक है। फिर है दो देशों के बीच संबंध सुधारने की व्याख्या, यानी इसको वो बोलते हैं डेटेंट। डेटेंट क्या है, ये ना एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है तनाव में कमी। देखो उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा जैसे कोल्ड वॉर हो रहे थे, तो दोनों ही देशों में ना काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, तो उनके बीच में तनाव को जो तनाव थे उस तनाव में ना कमी लाने के लिए कुछ किया गया था, कुछ सुधार किया गया था, ठीक है। तो उसी को बोला गया था डेटेंट। तो डेटेंट की परिभाषा एवं अर्थ यहाँ पे बता दोगे। क्या होता है कि जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो शत्रुता और जो सैन्य तनाव है और जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उसको ना बातचीत, समझौते, कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से कम किया जाता है। इसकी विशेषता फिर बता दोगे आप, ठीक है। और जो कोल्ड वॉर है उसके संदर्भ में डेटेंट क्या थे वो बताओगे। फिर ये सारे पॉइंट्स आप लिख देना, फिर इसको भी कंक्लूड कर देना। फिर है मैंने ना 9 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि वैसे भी आपको कोई 5 ही करने हैं, तो आप इनमें से कर लेना। मैंने 9 क्वेश्चन स्किप किया है, 10 वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आपके पास 9 क्वेश्चन है। 9 में से कोई सा भी आपको जो अच्छा लगता है वो 5 कर लेना, ठीक है। पर याद रखना हर पार्ट से मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पर मीडिया का प्रभाव क्या था, तो उसके बारे में भी आप बताओगे। और फिर इसी का जो पार्ट ख है, अंतर्राज्यीय विस्थापन, ठीक है, अंतर्राज्यीय विस्थापन, उसके बारे में भी यहाँ पे आप बताओगे, ठीक है। ये जो है अंतर्राज्यीय विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रीय सीमा है, राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के बलपूर्वक आप्रवासन से होता है, ठीक है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में जिन्हें राष्ट्रीय सीमा पर विस्थापित किया जाता है या फिर अंतर्राज्यीय रूप से विस्थापित किया जाता है, जिन्हें शरणार्थी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका MPS 2 का जो आपका असाइनमेंट है ये सॉल्व है पूरा, आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है।